बॉम्बे शहर में अंडरवर्ल्ड का वजूद कब और कैसे बताएंगे हम, दिखाएंगे हम। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान। आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड के बारे में। जैसे कि बॉम्बे का डोंगरी इलाका माफिया डॉन और गुंडों का इलाका कहलाता था। आखिर किन लोगों के वजह से डोंगरी इलाका, आज हम इस बारे में जानकारी लेंगे बॉम्बे प्रेस के चीफ एडिटर शराफत खान साहब से। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। ये जो हमारा जो सवाल था उस बारे में आपसे कुछ जवाब चाहिए था। जहाँ तक डोंगरी इलाके का ताल्लुक है, डोंगरी इलाका एक बॉम्बे का ऐसा इलाका रहा जिसने बहुत से डॉन पैदा किए, बहुत बड़े बड़े गुंडे पैदा किए और इस इलाके में गैर कानूनी काम चलते रहे। चरस, गांजा और शराब, ये तीनों चीज़ों की भरमार होती थी और इसी वजह से ये इलाका गुंडों का, मवालियों का पसंदीदा इलाका कहलाया। इस बारे में एक मैं बड़ा नाम लूँगा, जो नाम है करीम लाला का। करीम खान उर्फ करीम लाला एक बड़ा डॉन, जिसका डायरेक्ट अफगानिस्तान से चरस आता था और बहुत सारे पठान उसमें काम करते थे। उन्होंने एक गैंग बनाई जिसका नाम रखा पठान गैंग, और इसके साथ साथ करीम खान के साथ, करीम लाला के साथ और छोटे मोटे गुंडे भी पैदा होते रहे, माफिया डॉन भी पैदा होते रहे और उन्होंने भी अलग अलग तरीके से अलग अलग गलियों में अपना धंधा, अपना चरस और गांजा और शराब बेचने का धंधा शुरू किया और अपने धंधे में कामयाब भी रहे। डोंगरी इलाके से ही चरस, गांजा, अफीम, कोकीन और शराब पूरी बम्बई में सप्लाई की जाती थी। ये है डोंगरी इलाके का इतिहास, मतलब हिस्ट्री। जैसा कि हम सवाल किया था डोंगरी इलाके के बारे में, करीम लाला के बारे में, तो करीम लाला के बारे में बताइए, उनके क्या कारनामे थे, इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। करीम लाला और उनकी पठान गैंग का इतिहास या हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। करीम लाला का ताल्लुक अफगानिस्तान से था और काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी अरसा पहले वो अफगानिस्तान से बम्बई आए। बम्बई आने के बाद उन्होंने डोंगरी इलाके में अपनी गैंग का हेडक्वार्टर कायम किया। हालांकि उनके रहने की जगह उन्होंने डोंगरी इलाके से अलग पसंद की, जो ग्रांड रोड में थी, और बैदा गली में उन्होंने एक फ्लैट लिया, वहाँ वो रहने लगे। इस तरह से शुरू हुई करीम खान या करीम लाला की कहानी। करीम लाला ने देखते ही देखते बॉम्बे पे राज करने का मंसूबा बनाया। एक ऐसा मंसूबा बनाया, एक ऐसी तैयारी की कि बड़े बड़े डॉन और बड़े बड़े लोग उनकी तरफ झुकने लगे। सबसे पहले उनकी तरफ आने वाले शख्स या डॉन का नाम था हाजी मस्तान मिर्ज़ा। हाजी मस्तान मिर्ज़ा का ताल्लुक चेन्नई से था। आज जो चेन्नई कहलाता है वो कभी मद्रास कहलाता था। तो मद्रास से हाजी मस्तान मिर्ज़ा बम्बई आए। बम्बई आकर उन्होंने मार्केट इलाके में एक साइकिल की दुकान खोली और अपने पिता के साथ, अपने वालिद के साथ साइकिल की दुकान में काम करना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। ये एक इस तरह का मामला था कि करीम खान को हाजी मस्तान जैसे निडर, बेबाक और लड़ाकू लोगों की ज़रूरत थी। उन्होंने किसी तरह हाजी मस्तान से राब्ता कायम किया, उनसे संपर्क कायम किया और इस तरह ये दोनों जो कभी एक
सादे सीधे इंसान कहलाते थे, डॉन के नाम से मशहूर हुए और हाजी मस्तान मिर्ज़ा ने मार्केट इलाके में देखते ही देखते एक ऐसा नाम कमाया, कुछ इस तरह से किया कि लोग उनके पास जाने लगे और उनसे हाथ मिलाने लगे और हाथ मिलाकर उनके साथ में काम करने की ख्वाहिशें बताई। और हाजी मस्तान भी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक दादा के नाम पर से मशहूर हुए और उनकी असल कहानी इस तरह शुरू हुई। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे करीम लाला और हाजी मस्तान के बारे में, और भी हम कहानी जानना चाहेंगे शराफत खान जी से, बॉम्बे प्रेस के जो चीफ एडिटर है। करीम लाला और हाजी मस्तान ने किन किन लोगों को अपना साथी बनाया बॉम्बे अंडरवर्ल्ड पर राज करने के लिए, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बॉम्बे अंडरवर्ल्ड पर राज करने के लिए बॉम्बे अंडरवर्ल्ड एक ऐसा नाम था जिस पर हर कोई कब्जा करना चाहता था और अपना नाम अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊंचा रखना चाहता था। उसमें सबसे पहले करीम लाला और हाजी मस्तान मिर्ज़ा ने माटुंगा के एक डॉन जिनका नाम था वरदराजन को अपना साथी बनाया और उसके साथ साथ एक और नाम आया जो यूसुफ पटेल का था। यूसुफ पटेल एक अलग ढंग के शख्स से, उनका काम था स्मगलिंग करना। उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि हाजी मस्तान मिर्ज़ा को किसी तरह से इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो बॉम्बे गोदी में किसी तरह का काम हासिल करने की कोशिश करे। इसके बाद मामला पूरी तरह घूमता है और घूम के बम्बई गोदी के अतराफ चला जाता है। बम्बई गोदी में हाजी मस्तान मिर्ज़ा को काम मिला, कुली का काम। हाजी मस्तान मिर्ज़ा बम्बई की गोदी में कुली का काम करने लगे और यूसुफ पटेल उनके ज़रिए सोने के बिस्किट और स्मगलिंग का बहुत सा माल उनके रास्ते से, उनके सहारे से या उनके लोगों की वजह से बाहर निकालने लगे। ये गठजोड़ बढ़ता गया और उन लोगों ने उस जमाने में काफी रुपया कमाया। जैसा कि हम बात कर रहे थे वरदराजन के बारे में, वरदराजन एक शाहीन धारावी का किंग था। उसका साथ मिलने के बाद करीम लाला और हाजी मस्तान मिर्जा ने क्या किया, ये जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं कुछ बातें वरदराजन के बारे में बताना चाहूँगा। वरदराजन का इतना बड़ा गैंग था, वरदराजन का नाम लेना उस इलाके में एक कामयाबी की दलील समझा जाता था। वरदराजन सायन, धारावी और माटुंगा का किंग था, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? इसलिए कि कच्ची शराब का धंधा या शराब बनाने का धंधा उस वक्त सिर्फ सायन धारावी में चलता था और जिसे हाथ भट्टी शराब कहा जाता है, उसकी एक दो नहीं कम से कम 30-40 भट्टियां हर रोज उस इलाके में काम करती थी और शराब बनाती थी। और वही शराब, वो हाथ भट्टी शराब, वो पूरी बम्बई में सप्लाई होती थी और सायन धारावी की शराब को, सायन धारावी की हाथ भट्टी शराब को सबसे अच्छी शराब माना जाता था और लोग उसको पसंद करते थे और सबसे ज्यादा हर इलाके में उसी शराब का सेवन होता था, वही शराब पी जाती थी। ये वरदराजन की कामयाबी थी कि उसका गैंग बढ़ता गया, जबकि सायन धारावी पे जो जगह है, सायन धारावी का जो इलाका है, उस इलाके में काफ़ी पतली पतली गलियां हैं और छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें सिर्फ वरदराजन के लोग भाग दौड़ कर सकते थे। पुलिस की मजाल नहीं थी कि उस इलाके में या उस जगह तक पहुंच पाती
जहां वरदाराजन बैठकर अपने लोगों को हिदायतें देता था और अपने गैंग के लोगों को किसी भी तरह काम करने के लिए कहाँ भेजना है, किस तरह से भेजना है, किस तरह से उन्हें काम करना है, ये बताता था। एक जमाने तक पुलिस और वरदाराजन के दरमियान आंख बिचौली का खेल चलता रहा। जैसा कि हम बात कर रहे थे शाहीन धारावी के डॉन वरदाराजन, जिनका बहुत बेखूबी से दारू का जो धंधा चलता था। अच्छा, ये बताइए कि वरदाराजन का डाउनफॉल कब शुरू हुआ और उसकी गैंग को पुलिस ने कब बुशकेट किया या खत्म किया, इस बारे में जानकारी दीजिए। जिस तरह आज के ज़माने में या आज से कुछ साल पहले तक तिलक नगर चेंबूर में छोटा राजन की गणपति का नाम था या उसकी गणपति का नाम मशहूर था, इसी तरह से वरदाराजन भी उस ज़माने में एक गणपति का आयोजन किया करता था और उसका बहुत बड़ा पंडाल माटुंगा स्टेशन के गेट पर, जो सेंट्रल रेलवे का माटुंगा स्टेशन है, उस पर लगता था और हजारों की तादाद में लोग उस गणपति को देखने जाते थे। हजारों रुपए उस पर खर्च होते थे। लेकिन उस दरमियान बॉम्बे में एक पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग हुई जिसका नाम था वाई.सी. पवार, डीसीपी वाई.सी. पवार। डीसीपी वाई.सी. पवार ने जब देखा कि धारावी में इस कदर धांधली चलती है, शराब का धंधा इस तरह खुलेआम चलता है और पुलिस उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ना के बराबर वरदाराजन की गैंग और वरदाराजन के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये देखकर उसने ये सोचा कि मैं वरदाराजन को ख़त्म करूंगा, उसकी गैंग को ख़त्म करूंगा। उसने वरदाराजन पर सबसे पहला वार उस वक्त किया जब गणपति का त्यौहार आया। गणपति के त्यौहार में हर साल की तरह वरदाराजन ने फिर से गणपति का पंडाल लगाया, माटुंगा स्टेशन के बाहर गेट पर लगाया। लेकिन वाई.सी. पवार ने, जो उस इलाके के डीसीपी थे, डिप्टी पुलिस कमिश्नर थे, उसकी इजाज़त नहीं दी, बल्कि अपनी पुलिस फोर्स के साथ उस पंडाल को तोड़ा और मूर्ति को बिल्कुल बाहिफाजत एक तरफ ले जाकर रख दिया ताकि किसी तरह की अफवाह ना फैले, किसी तरह का दंगा फसाद ना हो। इस तरह ये शुरुआत थी जब वाई.सी. पवार ने पहला वार वरदाराजन और उसकी गैंग पर किया। साहब, अभी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उसके बाद जो है वो क्या हुआ। उसके बाद वाई.सी. पवार ने उसके गैंग पर इतने छापे मारे, इतना उसको परेशान किया कि वरदाराजन को बम्बई छोड़कर चेन्नई जाना पड़ा, मतलब मद्रास जाना पड़ा। और मद्रास जाने के बाद उसकी वहीं मौत हो गई। ये इत्तेफाक था कि हाजी मस्तान बम्बई में थे और वो एक बड़ी जगह पहुंच चुके थे, काफ़ी अमीर हो चुके थे, काफ़ी पैसा उनके पास पहुंच चुका था। वरदाराजन के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए हाजी मस्तान मिर्ज़ा चार्टर्ड प्लेन लेकर मद्रास गए, चेन्नई गए और वहाँ से उसकी बॉडी को, वरदाराजन की बॉडी को बम्बई लेकर आए और बम्बई लाकर वर्ली के शमशान में उसका अंतिम संस्कार किया। ये थी इन दोस्ती की मिसाल जो वरदाराजन और हाजी मस्तान मिर्ज़ा के दरमियान कायम थी। साहब, अभी ये बताइए, जैसा कि वरदाराजन अपने अंजाम को पहुंच गया, उसके बाद हाजी मस्तान मिर्जा ने तस्करी की दुनिया में अपना कदम कैसे आगे बढ़ाया। हाजी मस्तान उस वक्त तक एक बुलंद मुकाम, ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुके थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब बम्बई से उनका माल डायरेक्ट दुबई जाता था और दुबई से उनका माल डायरेक्ट बम्बई आता था। उस दरमियान उन्हें एक और शख्स मिला जिसका नाम था यूसुफ पटेल। यूसुफ पटेल हाजी मस्तान मिर्ज़ा का पार्टनर बना और दोनों पार्टनर बम्बई से अपना माल दुबई भेजने लगे और दुबई से माल बम्बई मंगाने लगे।
इस तरह उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन ये एक बार इस तरह से हुआ कि यूसुफ पटेल, उसकी नीयत कुछ खराब हुई। यहाँ से चांदी दुबई जाती थी और दुबई से सोना बंबई आता था। यूसुफ ने एक बुरा काम या गंदा काम ये किया कि चांदी में मिलावट की और वो मिलावटी चांदी दुबई भेज दी। दुबई भेजने के बाद जब वो चांदी वहाँ के लोगों को मिली तो उन्होंने हाजी मस्तान से शिकायत की कि इस बार जो चांदी आई है उसमें मिलावट है और ये माल ठीक नहीं है, इस तरह से माल भेजोगे तो हम तुम्हारा माल नहीं लेंगे। इस बात पर हाजी मस्तान को इतना गुस्सा आया, उन्हें इतना तैश आया कि उन्होंने रातों रात एक फैसला किया कि वो अपने पार्टनर यूसुफ पटेल को कदम कदम पर शिकस्त देंगे और उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखे। उन्होंने इस सिलसिले में अपने पुराने दोस्त करीम लाला से राब्ता कायम किया, उनसे मिले और उनको पूरा वाकया बताया कि यूसुफ पटेल ने किस तरह से चीटिंग की, किस तरह से धोखेबाजी की और मेरा नाम खराब किया और बम्बई से डुप्लीकेट चांदी, खराब चांदी, मिलावटी चांदी दुबई पे भेज दी और दुबई से मेरे पास शिकायत आई है। करीम लाला ने कहा कि मस्तान भाई आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस शख्स को, यूसुफ पटेल को मौत के घाट उतार दिया जाए, इसको जान से मार दिया जाए। और फिर हुआ यही। मीनारा मस्जिद पर एक साजिश रची गई जो करीम खान और हाजी मस्तान ने मिलकर तैयार की थी। उनके गैंग ने एक काम किया कि पूरी तरह से तैयार होकर वो मीनारा मस्जिद पहुंचे। मीनारा मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक नाखुदा मोहल्ला है। नाखुदा मोहल्ले में यूसुफ पटेल की ऑफिस थी। यूसुफ पटेल जैसे ही अपने ऑफिस से, नाखुदा मोहल्ले की ऑफिस से बाहर निकला और मीनारा मस्जिद की तरफ आगे बढ़ा, उसी वक्त यूसुफ पटेल पर फायरिंग हुई। ये फायरिंग किसी और ने नहीं की थी बल्कि करीम खान की गैंग ने की थी। पठान गैंग ने सबसे पहला ये काम किया था कि किसी तरह वो यूसुफ पटेल को ख़त्म कर दे। उस फायरिंग में क्या हुआ, यूसुफ पटेल को 9 से 10 गोलियां लगी, उनके बॉडीगार्ड को कई गोलियां लगी। बॉडीगार्ड तो वहीं उसी जगह पर ख़त्म हो गया, लेकिन यूसुफ पटेल को लोग किसी तरह उठाकर अस्पताल ले गए। लेकिन यूसुफ पटेल की जान जाने की बजाय वो, उसकी जान बच गई और वो खतरे से बाहर हो गया। ये देखिए कि इसमें बाद में क्या हुआ। सबसे बड़ा कमाल ये था कि जिस तरह से उसका इलाज हुआ यूसुफ पटेल का, हाजी मस्तान खुद फूलों का गुलदस्ता लेकर उसकी अयादत को पहुंचे और अस्पताल में जाकर यूसुफ पटेल को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। ये थी उस वक्त की बात जब दोनों गैंग ज़बरदस्त थे। यूसुफ पटेल का भी नाम काफ़ी था और हाजी मस्तान का भी नाम काफ़ी था। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये अंडरवर्ल्ड में पहला गैंग वार था। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।